फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी के बारे में हम सोचने वाले हैं। और बहुत लंबा वक्त हो गया है वीडियो बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। और वीडियोस सिर्फ बनाने का हेतु नहीं है, वो वीडियोस ऑथेंटिक होने चाहिए। वो वीडियोस आप खुद अपने ही क्लिनिक में यानी वो पेशेंट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो हिसाब से अगर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं, तो आपको ये रेमेडी देख के 100% रिजल्ट मिलने वाला है। वो हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि ये वेल प्रूवन वीडियोस हैं। मेरे क्लिनिक में जो केसेस आते हैं उनमें जो रिजल्ट मिलता है, मुझे मिरेकुलस रिजल्ट मिलता है, फैंटास्टिक रिजल्ट मिलता है, वही केसेस के बारे में, वही रेमेडीज़ के बारे में हम हमारे वीडियोस में डिस्कस करते हैं। क्योंकि दो चीज़ों में बहुत अंतर होता है। एक हम जो सुनते हैं या हमने जो पढ़ा हुआ है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो एक अलग बात है। मगर जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आते हैं, क्योंकि हम जो रेमेडीज़ पढ़ते हैं वो हमें कई बार दिखती नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो पेशेंट का होता है वो बहुत अलग होता है। इसलिए पेशेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अभी बहुत साल का प्रैक्टिस का अनुभव इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आज जो दो केसेस मैं आपको बोलने वाला हूँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं रेमेडी के मेरे पास। और ये जो रेमेडी है वो काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है अगर हम डे टू डे प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करते हैं तो। मगर उस रेमेडी की जो एसेंस है और उसको हम किस तरह से इजीली ओपीडी में लगा सकते हैं, और अच्छे खासे पैथोलॉजिकल केसेस भी वो रेमेडी से कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो चलो एक केस में आपको बताता हूँ कि ये पेशेंट था, करीबन उसकी उम्र 26 ईयर्स की थी और उसको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस बोला गया था डॉक्टरों ने। उसका एमआरआई जब निकाला था तो वहाँ पे डिस्क बल्जिंग थी और उसको काफ़ी पेन हो रहा था वहाँ से। और उसको जब वो मेरे पास आया तो उसको 2-3 लोग उसको पकड़ के मेरे पास लेके आए थे। उसको चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। तो जब वो पेशेंट मेरे पास बैठा सामने, तो वहाँ पे भी उसको बैठने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो पेन में था पेशेंट। तो मैंने पहला ही सवाल पूछा कि आपको इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है। तो पेशेंट ने मुझे बोला कि सर, मेरा एक आधार सेंटर है और वहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है। मैं वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय हूँ, तो करीबन दिन में ऐसा समझ लो कि 30 से 35 लोग मेरे पास आते हैं आधार कार्ड का रिन्यूएट करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, मोबाइल चेंज करने के लिए। तो मैं वहाँ पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। तो ये उसका मेन कंसर्न था। तो मैंने बोला कि बीमारी के बारे में आप क्या सोच रहे हो और ये बीमारी की शुरुआत कैसे हुई। तो उसने बोला कि ये करीबन मेरे को अभी 2 महीने हो गए। मैंने बोला 2 महीने से इतना दर्द सहन कर रहे हो आप। तो उसने बोला कि हाँ ना सर, अभी क्या है ना कि अगर मैं काम पे ना बैठूँ तो मेरे को मेरा परिवार भी देखना है, और परिवार में मेरा भाई है, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, तो उनका भी मेरे को ख्याल रखना पड़ता है। मेरे पिताजी और माँ तो बूढ़े हो गए हैं, और मेरा जो भाई है वो कुछ काम नहीं करता है। तो ये जब उसने बोला तो थोड़ा उसका जो ये था बोलने का टोन, तो वो बहुत सैड था। तो मैंने बोला भाई की वजह से क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने बोला ना, भाई ने बहुत सारा कर्जा उठाया हुआ है और वो काम नहीं कर रहा है ना, इसके लिए वो कर्जा मेरे को फेडना पड़ रहा है। और मेरी जो सैलरी है वो ऐसा समझ लो कि मेरे को 20,000 मिलते हैं, उसमें से मुझे 10,000 वो फेडना पड़ रहा है कर्जा, और 10,000 में मुझे मेरा घर चलाना पड़ रहा है। और उसमें एक दिन की भी मैं अगर छुट्टी ले लूँ
तो मेरा घर का कैसे होगा, फैमिली के लोग कैसे जी करेंगे। और ऐसी बीमारी मुझे अब लगी है, तो डॉक्टर तो कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और करीबन आपको 2 से मिनिमम 3 महीने आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये करता हूँ ना डॉक्टर साहब, तो सब तो रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए कितनी भी तकलीफ हो, मैं काम करते रहता हूँ। अगर मैं बैठ गया तो फिर मेरा पूरा घर बैठ जाएगा। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि भाई का कर्जा आप क्यों फेंक रहे हो, उसको भी तो थोड़ी जिम्मेदारी उठानी लेनी चाहिए, आप उसको क्यों नहीं बोलते हो। तो उसने बोला कि मैंने मेरे भाई को काफ़ी बार बोला, उसकी वजह से हमारे बीच बहुत बार झगड़े भी हुए। वो बोल रहा हूँ कि मैं अभी सुधर रहा हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, मैं किसी से पैसा नहीं उठाऊँगा। ये बोलता है, फिर वो करता है, वापस से देनेदारों का जब फ़ोन आता है तो वो छुप जाता है, मेरे को आगे करता है, मेरे को ही सब वो करना पड़ता है। और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा डॉक्टर साहब, वो भी तो मेरा भाई है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी मुझे उठानी है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, मेरी अभी नई नई शादी हो गई है ना, तो बेबी भी अभी इसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ करने लगी है। वो बोल रही है कि फिर मेरे से शादी क्यों की आपने, अगर पैसा नहीं है, बाकी के सब चीज़ें हैं और इतनी सारी जिम्मेदारी आपने उठा के ली हुई है, तो मेरे से शादी क्यों की। और उसकी वजह से अभी 2 महीने से वो भी मायके चली गई है डॉक्टर साहब। ये सब चीज़ें अभी मेरे साथ में हो रही है और ये बीमारी एक अलग परेशान कर रही है। मैं दिन में नहीं सो रहा, मेरे रात को भी मेरे को नींद नहीं आ रही है, इतना दर्द है। पेन किलर्स डॉक्टरों ने दिए हैं, उतना ही काम वो करती है, ज़्यादा कुछ और काम नहीं होता है पेन किलर के, उतना असर होता है तो मेरी सुबह की ड्यूटी मैं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ वो भी मेरे से नहीं हो पाएगी। तो ये पहला पेशेंट था। और ऐसी ही एक दूसरी केस थी, उसको भी स्पॉन्डिलाइसिस था फॉर्चुनेटली। और वो जब मेरे पास आया तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस था, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस था। और उसको भी काफ़ी चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। और वो पेशेंट मेरे पास मेरी एक कलीग है, वो भी एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उनका वो रिश्तेदार था। तो उन्होंने मुझे पहले कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है, उनको भी सर्जरी बोली गई है और मैं चाहती हूँ कि आप ये पेशेंट को देखो। तो मैंने बोला ठीक है ना, आप उनको भेज दो मेरे क्लिनिक पे। तो वो पेशेंट जब मेरे क्लिनिक पे आया तो उसने भी सेम ही तरह की बात की। उसका जो व्यवसाय था वो था यानी मिल्कमैन था वो। तो उसको उसके पास बहुत सारी भैंसें थी, उनको धोना सुबह में, दूध निकालना, दूध बेचना, और ये सब चीज़ें उसको करना पड़ रहा था। और अचानक से उसको अभी ये बीमारी होने लगी, तो उसकी वजह से फिर उसको मूवमेंट करना नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जब वो डॉक्टर के पास गया तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर चलने फिरने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर आगे चल के ऐसा होगा तो फिर पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरों का इंजरी बहुत बढ़ सकती है। तो उसने भी वही बात की कि देखो मेरे ये जो मेरा काम है उसके ऊपर ही मेरी फैमिली का सब चलता है। तो मेरे पिताजी हैं वो भी अभी बूढ़े हुए हैं, और मेरी माताजी हैं, पिताजी थोड़ा बहुत हाथ लगाते हैं काम को, मगर मेरे को बहुत जब ऐसा होता है तकलीफ, तो वो जो काम करते वक्त यानी वो जो काम करते हैं या दूसरे लोग काम करते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला ऐसा आप क्यों सोच रहे हो, अगर आपको अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट क्यों नहीं कर पाते हो। तो वो बोला कि अगर मैं रेस्ट कर लूँ ना डॉक्टर साहब तो फिर मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मेरे को ये डर है कि अगर मैं सो गया तो फिर मैं उठूँगा नहीं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो काम करते रहता हूँ, चाहे कुछ भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो। तो ये सीनरियो उसके साथ में था। मैंने बोला और कुछ स्ट्रेस है लाइफ में,
तो उसने एक और चीज़ बताई कि उसकी जो बीवी है, माता पिता का बनता नहीं है और दोनों में झगड़ा होते रहता है। और वो कहते हैं हमें अलग होना है। तो अभी 1 महीने से हम अलग रह रहे हैं और जब से मैं अलग हुआ हूँ वब से मेरी तकलीफ भी ज़्यादा बढ़ी है। तो यानी अलग, मैंने बोला कि अलग यानी क्या, माता पिताजी से दूर हो गए हो आप? मैंने बोला दूर नहीं है, वो मेरे साथ में ही है, मगर क्या हो जाता है ना कि फिर जिस तरह से पहले बात होती थी ना वो इस तरह से बात नहीं होती है। तो मैंने बोला कि उसकी वजह से फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अलग ही हो गए उनसे? मैं अलग नहीं हो गया हूँ, मगर मेरे को दुख इस बात का है कि मैं उनके लिए जो कर पा रहा हूँ पहले जितना करता था उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और साथ में ये बीमारी मुझे और परेशान कर रही है। तो ये दोनों भी केसेस थे और दोनों केसेस में एक चीज़ बहुत अच्छे से रन हो रही थी जिसके बारे में हमें पेशेंट के वाइटल स्कोर्स में बार बार ये बताया कि उसको वो काम करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और पेशेंट काम के बारे में बहुत चिंतित है। तो मैंने पहला जो रूब्रिक लिया था वो रूब्रिक था एंजाइटी बिजनेस अकाउंट, कि अगर मैं ये ना कर पाया तो कैसे होगा। और मेरा दूसरा जो रूब्रिक था वो रिलेटेड था कंसर्न रिलेटेड टू फैमिली, यानी 2 चीज़ों पे चल रहा था केस, कंसर्न रिलेटेड टू बिजनेस, कंसर्न रिलेटेड टू फैमिली। तो दूसरा जो रूब्रिक था मेरा वो था एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली, एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन मैंने लिया था। क्योंकि क्या है ना, जिस तरह से उसने जो टोन बताया था कि अब मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उनको मुझे ख्याल करना पड़ेगा, उनकी देखभाल मुझे करनी पड़ेगी, मेरा भाई तो छोटा है, चाहे उसने कर्जा भी किया है फिर भी उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, और मेरा कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया तो मेरा घर तो रास्ते पे आ जाएगा ना, इसका डर है उसको। यानी अचानक से ऐसा कोई चीज मेरे साथ में घटित हो गई और मैं कुछ काम ना कर पाया तो फिर कैसे चलेगा। तो ये था फियर ऑफ डिजास्टर ऑफ, जैसे डिजास्टर क्या होता है ना, एक ऐसी चीज होती है वो अचानक से आती है और सब तहस नहस कर देती है। तो अगर ये बीमारी ने बड़ा स्वरूप ले लिया और कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ में तो मेरा घर तो फिर उद्ध्वस्त ही हो जाएगा, फिर उनको सहारा देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, सब बेसहारा हो जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, सब उजड़ जाएगा, इसका डर उसको होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि उस दोनों ने भी ये बताया कि मैं काम करते रहता हूँ तकलीफ के दौरान भी। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है ना, ये है एंजाइटी सिटिंग बेंट। तो एंजाइटी सिटिंग बेंट का मीनिंग होता है जब परिस्थिति आपको घुटनों पे लेके आती है, आपको बिठा देती है, तो उसको डर लगता है, उसको चिंता बनती है कि मैं आगे चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, आगे मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से वो काम करते रहते हैं कि एक बार अगर मैं बैठ गया तो फिर मैं बैठ गया, फिर मैं कुछ काम का नहीं रहूंगा। और ये सब की दवाई है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के बारे में आज हम सोचेंगे कि एग्जैक्टली रस्टॉक्स क्या है। हमने बहुत बार मैट्रेमेडिका में पढ़ा है कि रस्टॉक्स जॉइंट्स के लिए दी जाती है, और नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, सब के लिए रस्टॉक्स बेस्ट रेमेडी है। जहाँ पे स्प्रेन आता है, जहाँ पे मोच आती है, वहाँ पे हम रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर साइकोडायनेमिकली हम इसका सोचेंगे तो व्हाट इज मीन बाय जॉइंट, तो उसका मीनिंग होता है कि जुड़ाव, जो रिश्तेदार हमारे होते हैं, जिनसे हम जुड़े होते हैं, ये हमारा जॉइंट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा भाई है, वो मेरा दाया हाथ है, ये बाया हाथ है, और ये सब चीजें मिलके बॉडी बनती है, ये सब चीजें मिलके एक घर बनता है, एक फैमिली बनती है।
और अगर कहीं पे क्लैशेस होते हैं, कहीं पे फ्रिक्शन होता है, सेपरेशन होता है, तो उसका पेन आना शुरू हो जाता है। ये साइकोडायनेमिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसका एक बहुत ही अच्छा बुक है साइकोडायनेमिक का। हमारे जो सर है डॉक्टर मयूरेश महाजन सर, उन्होंने द थर्ड आई ऑफ होम्योपैथी एक अच्छा मटेरियल का बुक लिखा हुआ है। उसमें साइकोडायनेमिक अच्छे से रेमेडी वाइज, अच्छे से डिसीज वाइज उन्होंने बताया हुआ है। तो ये चीज़ें पेशेंट में भी दिखाई दे रही थी कि पेशेंट की जो फैमिली है वो अभी बिखर रही है, और उसके रीजंस भी उसने बताए कि उसके छोटे भाई ने पहली केस में काफ़ी सारा पैसा उठा लिया था, कर्जा बना लिया था, और वो अभी उसको फेडना पड़ रहा है। यानी मानो यहाँ पे 2-3 रेमेडीज मेरे दिमाग में चल रही थी। एक पहली जो बीमारी पहली जो दवाई मेरे सामने मेरे को लग रही थी वो थी कैलकेरिया फ्लूर, क्योंकि कैलकेरिया फ्लूर भी अपने आप को एक कामगार समझता है कि मैं रोज कमाऊंगा तो रोज खाऊंगा, मेरी फैमिली का वैसा ही है। अगर मैं आज 1 रुपया नहीं कमाऊंगा ना तो मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, वो उसका कंसर्न है कैलकेरिया फ्लूर का। मगर यहाँ पे ना केयर्स फैमिली की दिखती है, वो किसी को छोड़ नहीं रहा है, फैमिली के बारे में भी उतना ही प्यार उसके बातों में दिखता है। कैलकेरिया फ्लूर के बातों में फैमिली के लिए प्यार, फैमिली के लिए ये वो कंसर्न नहीं है, उसका कंसर्न सिर्फ अपने काम से जुड़ा हुआ होता है, और वो अपने को पुअर समझता है कैलकेरिया फ्लूर, कि मैं पहले ही पुअर हूँ, पहले ही मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आगे चल के कैसा होगा। तो ये सोच कैलकेरिया फ्लूर की होती है। मगर रस्टॉक्स की वो सोच नहीं है। रस्टॉक्स को डर लगता है कि कुछ अघटित ना घटे, जिसकी वजह से फिर सब तहस नहस होकर रास्ते पे ना आ जाए। ये डर रस्टॉक्स का होता है, इसलिए रेस्टलेस है रस्टॉक्स। फिजिकली रेस्टलेसनेस रस्टॉक्स का अगर हम सोचते हैं ना, तो वो पेन में भी जितना रेस्टलेस है उतना ही वो मेंटली भी रेस्टलेस होता है। यानी हम जब सोचते हैं ना कि आर्सेनिक मेंटली रेस्टलेस है, रस्टॉक्स फिजिकली रेस्टलेस है, वो क्यों है ना, क्योंकि उसको काम करते रहना है रस्टॉक्स को। बहुत बार छोटे छोटे हमारे घर पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मौज के दौरान भी काम करते हैं, पेन के दौरान भी काम करते रहते हैं। तो जब हम उनको पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो ना, थोड़ा आराम करो, तो वो बोलते हैं कि आराम करेगा और ये बढ़ेगा, उससे अच्छा काम करते रहो तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। फर्स्ट मोशन एग्रेवेट बट कंटिन्यूस मोशन एमुलरेशन, वो जो मोशन है ना उसमें होना चाहिए, ये रस्टॉक्स का फील है। मैं हरदम मोशन में रहूं, ये रस्टॉक्स को अच्छा लगता है। इसलिए फर्स्ट मूवमेंट यानी उठने के बाद में बैठने के टाइम पे वो ये सोचता है, उसको दर्द होता है, मगर एक बार वो कंटिन्यूसली चलते रहता है तो रस्टॉक्स को डर भी नहीं होता है और पेन भी उसके कम होते हैं। यही साइकोडायनेमिकली हम अगर सोचेंगे तो रस्टॉक्स को ऐसा लगता है कि मैं काम करते रहूं, काम करते रहना चाहिए जिंदगी में, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठ गया तो फिर बैठ गया। और ये रस्टॉक्स का फील है, ये कोर है रस्टॉक्स का। सेकंड केस में भी सेम वही सिनेरियो है। और ये रस्टॉक्स जब हम बाकी के जो रूब्रिक्स है रस्टॉक्स के, उसके बारे में भी हम अभी सोचते हैं कि और क्या क्या रूब्रिक्स रस्टॉक्स में है जिनके ऊपर हम दवाइयाँ दे सकते हैं। तो दूसरे रूब्रिक के बारे में अभी हम सोच रहे हैं कि जैसे एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन एक रूब्रिक है, कि हम एंटिसिपेट करते हैं। कब हम एंटिसिपेट करते हैं? जब हमें दिखता है, सोचते हैं हम कि आगे मेरा कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, तो ही आदमी को परेशानी आना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ थे उसमें कि एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर, तो उसको एक डर भी लगता है बहुत बार कि उसका जो बिजनेस है, जो वो कर रहा है बिजनेस, वो फेल होने के बाद में, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात है
तो वो बिजनेस तो कर नहीं पा रहा है अच्छे से, उसका इनकम भी नहीं हो रहा है, तो ये फेलियर जा रहा है, तो उस वजह से उसको दिक्कत आना शुरू हो जाता है। एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये रूब्रिक शायद केसेस में नहीं लगते हैं, मगर ये रस्टॉक्स का फील है, तो ये फील आप समझ लो कि कहाँ कहाँ पे उसको एलिमेंट आना शुरू हो जाता है रस्टॉक्स को। तो एक दूसरी चीज़ थी रस्टॉक्स में कि एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग, तो ऐसा जा रहा है उसका 20,000 कमा रहा है, उसमें से 10,000 अगर वो लोन फेड रहा है तो घर कैसे चलेगा। उसने तो छोटी छोटी बातें भी बोली थी मेरे को कि किराना 2,000 का आता है, लाइट बिल आता है, वो सब खर्चा कैसे मैनेज होगा सर। और ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ये पेशेंट बिजनेस के बारे में बता रहा है हमें, तो ये डेलीरियम बिजनेस है, उसके दिमाग में दिल में एक ही चीज़ चल रही है कि धंधा मेरा कैसे चलेगा, इनकम कैसे आएगा, ये सब लॉस हो रहा है, ये कैसा ये होगा, इसके बारे में सोच रहा है पेशेंट, ना कि बीमारी के बारे में सोच रहा है। उसका पूरा फोकस ही यही पे है, बिजनेस बिजनेस। तो ये डेलीरियसली बिजनेस के बारे में बता रहा है पेशेंट, तो ये हमें सोचना होता है। ये सटल लेवल के कुछ कुछ रूब्रिक्स है, अगर हम वो पकड़ते हैं तो आसानी है, नहीं पकड़ने आते तो सिंपल से रूब्रिक्स लगाओ। डेल्यूजन परसिक्यूटेड, रेस्टलेसनेस पेन ड्यूरिंग, डेल्यूजन परस्यूड ही वाज, डेल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड, एक अच्छा रूब्रिक है रस्टॉक्स का। उसको इंजुरी हो रही है और उसको इंजुरी हो ही रही है, एक ना एक चीज़ें उसको हो ही रही है, इंजुरी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, अगेन एक इंजुरी है, इंजुरी की वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, बेबी छोड़ के जा रही है, अगेन मेंटली वो भी एक इंजुरी है, दैट इज इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड। यानी एक बार जो उसको तकलीफ हो गई है वही कंटिन्यूसली अभी उसको चल रही है। तो ये मेंटली और फिजिकली दोनों को भी हमें मैच करना होता है, दोनों को भी हमें देखना पड़ता है। जैसे इंजुरी उसके लाइफ में क्या हुई, भाई ने कर्जा किया, लोन फेडना पड़ रहा है, ये पहली इंजुरी हो गई उसको, और उसकी वजह से फिर बिजनेस नहीं कर पा रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, इंजुरी पे इंजुरी होते जा रही है। सेकंड चीज़ में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ उसकी बीवी का और घर वालों का, एक इंजुरी वहाँ पे हो गई उसको, एक अच्छी खासी फैमिली टूट गई, टूट रही है, टूटने के कगार पर है। ये सब चीज़ें रस्टॉक्स को बहुत चिंतित करती है, बिकॉज एक रूब्रिक है रस्टॉक्स का, लिख लो आप, लव फैमिली फॉर्म में रस्टॉक्स डाला गया है। और हम बोलते हैं ना कि रस्टॉक्स क्यों नहीं अगेंस्ट जा रहा है, क्यों नहीं भाई को बोल रहा है, क्यों नहीं उसको बेबी को बोल रहा है। रस्टॉक्स में ये एक रूब्रिक है ना, लव फैमिली फॉर्म, वो बहुत प्यार करता है फैमिली के लिए और सेल्फलेस बंदा है, उसको नहीं चाहिए कुछ, सेल्फिशनेस नहीं है रस्टॉक्स में। आर्सेनिक में सेल्फिशनेस होता है, आर्सेनिक खुद का सोचता है। आर्सेनिक का वीडियो मैं बनाऊंगा, आर्सेनिक के वीडियोस बनाना इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मल्टी फैसेटेड रेमेडी है, सेपिया भी वैसी है, बहुत सारे फैसेटेड है सेपिया के। कॉमनेस्ट जो रेमेडीज है यानी वो हम डे टू डे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैमोनियम, हायोसाइमस, बेलाडोना के वीडियोस मैंने बनाना बाकी है क्योंकि बहुत उनके मल्टी फैसेटेड ये है। मेरे को एक इसमें मैं आर्सेनिक के बारे में 2-3 केसेस में बताऊंगा तो एक ही फैसेट होगा और दूसरा फैसेट के लिए 2-3 केस, इसलिए मैं रुका हुआ। मगर थोड़ा रस्टॉक्स के बारे में आज हम सोच रहे हैं कि रस्टॉक्स को आप समझो, पूरा होल एंड सोल रस्टॉक्स को समझो। उसमें और एक ये आता है, रूब्रिक आते हैं कि डेल्यूजन वर्क हार्ड, ही इज वर्किंग, बहुत यानी कठिनाई से वो काम कर पा रहा है और काम कर रहा है। और यही रस्टॉक्स होता है कि वो बैठना नहीं चाहता है, बैठ गया तो बीमारी बढ़ेगी, तो मैं कुछ काम का नहीं रहूँगा, ये डर रस्टॉक्स में होता है। और ऑक्यूपेशन डिजायर टू बी में रस्टॉक्स को डाला गया है। मैं ये बहुत सारे रूब्रिक्स है रिलेटेड टू केस, मगर ये छोटे छोटे रूब्रिक्स में अगर होता हूँ। रस्टॉक्स को ऑलवेज बीइंग डिजायर टू बी ऑक्यूपाइड, कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, कुछ ना कुछ चीज़ों में एंगेज होना चाहता है। अगर वो एंगेज रहेगा तो काम चलते रहेगा, मूवमेंट होती रहेगी। कंटिन्यूसली मूवमेंट से रस्टॉक्स खुश रहता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट से रस्टॉक्स को अच्छा लगने लगता है। तो होप सो आपको रस्टॉक्स अच्छा लगा होगा। और कुछ और फैसेट है, मिसफॉर्चून के फैसेट है रस्टॉक्स में, फियर सुपरस्टिशंस के भी फैसेट है रस्टॉक्स में। तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें भी हमको रस्टॉक्स मिल जाता है। मगर ये जो रस्टॉक्स है ये कॉमन है, हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं
कि वो बैठना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, वो नहीं करते रेस्ट। क्यों नहीं करते? रेस्ट किया तो बीमारी बढ़ने का डर है, बीमारी बढ़ेगा तो मैं आगे फ्यूचर में चल नहीं पा रहा हूँ, तो दैट इज़ एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। तो थैंक यू। और ये रस्टॉक्स है, थोड़ा लेट हो गया वीडियो को आने के लिए, मगर अच्छा ऑथेंटिक वीडियो है, इसलिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मल्टी लोग यानी बहुत सारे लोगों को ये शेयर करो। जो नए लोग हैं उनके पास शेयर करो, और जो नहीं भी जानते होम्योपैथी उनके पास भी ये वीडियोस जाने दो। लोगों को पता तो चले कि हम किस तरह से देखते हैं पेशेंट, क्या सोच के पेशेंट देखते हैं। होम्योपैथी ये सीधी सादी बात नहीं है, बहुत दिल और दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत अच्छे पैथोलॉजिकल केसेस सॉल्व हुए हैं, उनके फॉलोअप्स भी दिखा सकता हूँ कि कितने अच्छे और बढ़िया से उनके फॉलोअप्स हैं। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।